Hello everyone. So I think one of the important things whenever we invest, we have to realize कि equities में पैसा कैसे डालें. अब दो ही रूट्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं. SIP में डालें या डायरेक्ट डालें. अब डायरेक्ट जब आप डालते हो आप लमसम डाल सकते हो या आप SIP में डाल सकते हो. करेक्ट. अब म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो SIP रूट काफ़ी लोग लेते हैं, कई लोग लमसम भी डाल देते हैं म्यूचुअल फंड्स में. SIP का एक तो बेसिकली देखा जाए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट. देखिए, अगर तो आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और आपके पास एक डिसेंट इनकम चल रही है एंड यू डोंट हैव अ बिग कैश पड़ा है आपके पास, तो फिर लमसम तो देखो ही मत. लमसम में पोजीशंस लेने का पॉइंट तब होता है जब व्हेन यू हैव सम गुड अमाउंट ऑफ कैश सिटिंग आइडल, so that you can buy good quantity at a discounted price. Be it blue chip or small cap, large cap, doesn't matter. बट यू शुड गो फॉर SIP इफ यू हैव अ डिसेंट इनकम और एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है कि आपको पता है कि मंथली में 500 की SIP, 1000, 2000, वट एवर इट इज, आई कैन डू. अब उसमें फंड्स कौन से चूज करना है वो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, उससे वही बताएंगे आपको कि क्या आपको सूट करता है क्या सूट नहीं करता. बट SIP तो करना चाहिए इफ यू हैव डिसेंट इनकम. आपको पता है यार कि मेरे को मैं मंथली 1000 निकाल सकता हूँ, 1500 निकाल सकता हूँ, 500 निकाल सकता हूँ, 10,000 निकाल सकता हूँ, जो भी आपका वो है. अगर आपको एस आई पी नहीं करना और आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए आपके पास थोड़ा सा कॉर्पस इकट्ठा हो गया, तो कहते हैं 2 लाख है, मेरे पास 5 लाख है, मैं क्या करूँ, मेरे को डालना पर म्यूचुअल फंड्स में है, मेरे को स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है. तो आप म्यूचुअल फंड वो लीजिए जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं और जिसकी आपको नॉलेज है. अगर तो आपको नॉलेज नहीं है तो आप देखिए कि जनरल सिनेरियो क्या चल रहा है. अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की बेसिक बात करूं, किसी के पास 50,000 है, 1 लाख है, उनको नॉलेज नहीं है कि भाई कहाँ कौन सी म्यूचुअल फंड में डालें. आप देखो कि इंडिया का ट्रेजेक्टरी कहाँ पे जा रहा है. सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है. सो डिजिटल जो स्टॉक्स हैं उनमें आप वो वाले फंड्स ले लीजिए. जैसे टाटा डिजिटल है, ICICI का टेक फंड है, उनमें आप मनी डाल दीजिए डिजिटल. उनका रिटर्न्स देख के कंपेयर कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा. और बहुत अच्छे रिटर्न्स आए उनके अगर देखा जाए डिजिटल स्पेस में. अगर मैं आपको एक बार वीडियो पे भी दिखाऊं तो हाँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. सो लेट्स सी म्यूचुअल फंड, राइट. अब यहाँ पे जैसे मैं बताया था डिजिटल वाला, तो एक है टाटा का डिजिटल फंड. इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट लेट्स सी. सो टाटा डिजिटल है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है फंड. ICICI का है, SBI का टेक अपॉर्चुनिटीज है, वो बहुत अच्छा फंड है. उसका तो रिटर्न अच्छा भी है. ये कनेक्टेड तो दिखा रहा है. लेट्स सी. एनीवेज, हाँ ये चलेगा, चलो. टाटा डिजिटल, देयर वी गो. टाटा डिजिटल फंड. सो अगर आप इसका देखें, डायरेक्टली है, इक्विटी ऑफ कोर्स वेरी हाई रिस्क है. अच्छा, ये मैं ग्रो यूज कर रहा हूँ. आई पर्सनली लाइक ग्रो. ग्रो का बहुत अच्छा एक फॉर्मेट लगता है मेरे को. मैंने जेरोदा भी यूज किया है. नथिंग अगेंस्ट इट बट आई थिंक ग्रो इज मोर यूजर फ्रेंडली पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, आप देखें एक बार यहाँ पे एक अच्छा कैलकुलेशन आता है कैटेगरी वाइज, इसकी रैंकिंग आ जाती है. एनुअलाइज रिटर्न फंड ने दिया है अबाउट 42%. सेकंड रैंकिंग है इसकी, और सेकंड थर्ड वही घूम रहे हैं, वही दो तीन होंगे फंड्स जितना मेरे को पता है. ये देखो इनका होल्डिंग्स. इन्फोसिस में है 23%, TCS में है 9.7%, HCL. तो ऑल बिग कंपनीज. इवन जो न्यू मिड कैप कंपनीज हैं, कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, एम्फोसिस है, उसमें भी इन्होंने पोजीशंस लिया हुआ है. तो रिलेटिवली बहुत अच्छा एक वो है. और इसकी रिटर्न अगर आप देखिए तो ये 3 ईयर एनुअलाइज थी. अगर हम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फंड लें, इसका रिटर्न यूजुअली 25-30% रहता है. वही 25% एनुअली आ रहा है. दूसरा मैंने बताया था ICICI टेक, ICICI प्रूडेंशियल टेक. इसका भी सेम ही है पैरामीटर, ये भी 25% के आसपास देना चाहिए. 26% एनुअलाइज आ रहा है. इसका भी पोजीशन वैसे ही होगा. फंड कैटेगरी वो देखो 112, तो 1 जिससे पहले वो 1 दिखाया था वो यही वाला था. एंड ये वही इन्फोसिस, HCL, भारती एयरटेल, इन सब में पैसे. लेट्स टॉक अबाउट टेक स्पेस में एक और, SBI टेक फंड्स, SBI टेक्नोलॉजी.
ये रहा। सो इसका भी वही 30%, 23%। सो आप देख सकते हैं सारे टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, तो विच मेक्स थिंग्स वेरी मच कॉमन ऑब्वियसली कि व्हाई दे ऑल आर इंक्रीजिंग एट सच अ फास्ट रेट। Everyone is investing in stocks and everyone is investing in this IT industry. So अगर आपको आईटी का कुछ भी नहीं पता, तो आप एक जनरल एक लमसम आपके पास अमाउंट है, आप जमा करना चाहते हो, जस्ट लुक अराउंड कि यार इंडिया में चल क्या रहा है, आईटी ग्रो कर रहे हैं, तो आईटी का कोई अच्छे म्यूचुअल फंड लो, उसमें डाल दो। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट कि हम कोई छोटे फंड में डालेंगे या छोटे में डालेंगे टू गेट एक्स्ट्रा रिटर्न। नॉर्मली आप किसी भी एक डिसेंट फंड में डालेंगे, आपको अच्छा रिटर्न आ जाएगा। और अभी दिखाया मैंने 20-25% को एक एवरेज रिटर्न आ रही है इनकी ईयर ऑन ईयर। सो इट्स अ गुड मनी विच यू कैन मेक इन म्यूचुअल फंड। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आप बैंकिंग में काम करते हैं, तो बैंकिंग के फंड्स देख लीजिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको है कि मेरे को लार्ज कैप में करना, तो कोई ब्लू चिप स्टॉक पकड़ लीजिए। स्मॉल केसेस पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जहाँ पे आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये लार्ज कैप में है। और ये सब है लमसम के एंगल से। ऐसे भी तब करिए अपने हिसाब से जब आपको नहीं पता, और जब आपको पता है कि यार मेरे को रेगुलर इनकम है, अभी थोड़े पैसे जमा कर लूंगा लमसम के लिए, फिर मैं डालूंगा। ये तो दो तरीके हो गए म्यूचुअल फंड्स में डालने के लिए, ऐसे भी करो या लमसम करो। अब बात आ जाती है स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में भी दो तरीके हैं। स्टॉक्स में भी एसआईपी लग जाती है। काफी लोगों को नहीं पता कि स्टॉक्स में एसआईपी भी लग जाती है। आप एवरी मंथ आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, मेरे को एचडीएफसी बैंक के 10 यूनिट खरीदना है एवरी मंथ, 1 यूनिट खरीदना है एवरी मंथ, या मेरे को मंथली 5,000 रुपीज एचडीएफसी बैंक में डालना है। तो एवरी मंथ थ्रू योर ब्रोकर आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से आपके 5,000 रुपीज चले जाएंगे, और उतने के शेयर्स आपके बाय हो जाएंगे जो भी रेट चल रहा होगा। इसके बेनिफिट ये हैं कि आपको यू डोंट हैव टू वेट। आप देखेंगे ओवर पीरियड टाइम, आप देखेंगे मेरे पास क्वांटिटी इकट्ठा हो गया शेयर्स का। अगर मैं एवरी मंथ 10 शेयर्स भी ले रहा हूँ एच के, एच डी एफ सी हाउ मच, कितने चल रहे हैं, 1,400, 1,500 के आसपास चल रहे हैं, 1450, 1,500 के बैंड में। तो अगर आप 10 शेयर्स भी एवरी मंथ ले रहे हैं विच इज अबाउट 15,000, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल सी आपके पास 120 शेयर्स ऑफ एच डी एफ सी बैंक हो गए, और आपको पता भी नहीं लगा। कोई आपने 1.5 लाख रुपए एक बारी में नहीं डाला, हर महीने 10-10, 15-15 हज़ार करके आपने 10-10 शेयर लिए गए एचडीएफसी पे, और साल के एंड में देखोगे आप मेरे पास 120 शेयर हो गए। 4 साल में आप देखोगे मेरे पास 500 शेयर हो गए एचडीएफसी बैंक के। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। दैट्स अनदर ग्रेट गेम इन विच यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स। एसआईपी के थ्रू भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। So, बहुत बढ़िया ये रहता है। एक आ जाता है स्टॉक्स में, अगर आपको लमसम करना है, तो उसमें तो वही है, बाय इन डिप्स और बाय एट द राइट वैल्यूएशन। अगर तो ये समझ आते तो बढ़िया, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल जब कोविड हुआ लास्ट ईयर, तो 42-43 थाउजेंड के लेवल्स पे मार्केट चल रहा था। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैंने खुद इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने, थोड़ी देर के बाद अराउंड 60,000 जब लेवल्स टच कर लिए, मैंने फिर सेल कर दिया था, जो किया था प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद फिर मैंने अपॉर्चुनिटी की वेट करी। अब पीछे मार्च में मार्केट गिरा अच्छा खासा, सबने देखा वॉर के चक्कर में। आई मेड इन्वेस्टमेंट ऑन 4th ऑफ मार्च। और 4th ऑफ मार्च को सेंसेक्स का लेवल था 54,000, 54,833 टू बी प्रिसाइज। मैंने उस दिन इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं बताता हूँ मैंने उस टाइम कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया। अब लमसम मेरे पास कोई कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कैपिटल बनेगा। बट जो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, जो थोड़ा बहुत काम करके वी ओन, और जो थोड़ा सा आप लर्निंग के थ्रू करते हो, मैं तो वो करता हूँ। बिकॉज आई एम 24 राइट नाउ, तो मैं तो भी आई एम प्लेइंग अराउंड इन द मार्केट। सो तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, मैंने इन्वेस्ट किया एशियन पेंट्स में। So it's very basic। मैंने तो देखा स्टॉक मार्केट में, यू मैं हैव डन एजुकेशन स्टॉक मार्केट, हैव डन मास्टर्स इन फाइनेंस, बट आई थिंक इट्स वेरी बेसिक फॉर एवरी इन्वेस्टर ऑल्सो। अगर आप एक बार सिनेरियो समझे फंडामेंटली कि चल क्या रहा है सिचुएशन में, तो आप देख सकते हैं। आई वाज सिटिंग ऑन कैश, थोड़ी सी अमाउंट पे बैठा था मैं, मेरे को अपॉर्चुनिटी की वेट थी। तो जैसे ही वॉर का हुआ, तो मैं देखा कि इस पे क्या क्या सेक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं। हाईएस्ट जो सबसे पहले आ रहा था, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। कोई भी न्यूज़ चला लो आप, सब बोल रहे थे तेल के प्राइस बढ़ गए, तेल के प्राइस बढ़ गए, क्रूड ऑयल ये हो गया, डॉलर ये हो गया। तो इससे फिर ये मैंने देखा कि ये क्रूड ऑयल कौन सी इंडियन कंपनीज का रॉ मटेरियल बनेगा। तो पेंट की कंपनीज आ रही है सबसे पहले, और जैसी पेंट की कंपनी आती है सबसे पहले दिमाग आता है एशियन पेंट्स का। तो मैंने उस टाइम पे पोजीशन ले लिया एशियन पेंट्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस टाइम मैंने किया गया था। उस टाइम मैंने एशियन पेंट्स के शेयर्स ले लिए थे।
थोड़े सी लिए, ज़्यादा शेयर नहीं लिए थे। पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये था, ये देखो, ये 6 मंथ चार्ट है एशियन पेंट्स का, करेक्ट। अब ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डिप आया है 7 मार्च को, करेक्ट। आई स्टिल रिमेम्बर ये 4 मार्च को इतने पे था, 2738 पर 4 मार्च को फ्राइडे था। मार्केट स्लोज हो रहे थे, मेरे को तो आई वाज थिंकिंग, मेरी प्रोडिक्शन थी कि मंडे ने मार्केट से शूट अप कर जाना है। ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है बाय करने के लिए, बिकॉज सैटरडे संडे मार्केट्स ऑफ है और इस लेवल से नीचे एशियन पेंट आएगा नहीं, और लेट्स बाय इट आउट। मैंने इस रेट पे बाय कर लिया। मेरे को मेरा ये लॉस हुआ कि मैंने देखा मंडे को तो एशियन पेंट थोड़ा और नीचे आ गया। तो मंडे को 2738 से 2708 पे 30 रुपये पर शेयर और कम हो गया। स्टिल इट्स अ बिग बिग गेन, बिकॉज ये यहाँ से गिरा है। 3576 7 जन को था, और यहाँ पे आके 4 मार्च को 2738 पे आ गया। मैंने इस पे बुक कर ली पोजीशन। और भाई एशियन पेंट्स किया मैंने। मैं दो तीन चीजें देखता हूँ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्या कंपाउंडिंग दी है। स्क्रीनर वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। रिटर्न ओवर 5 years में 23.8%, ओवर 10 years 25%, एंड मार्केट कैप 3 लाख करोड़। प्लस यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन हैज बीन वेरी वेल फॉर द कंपनी। कोई डाउन नहीं है यहाँ पे, देखो 21%, 22%, 19%। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो बढ़ ही है। स्टॉक प्राइस का CAGR पकड़ो, 1 year 16%, 10 years में इट हैज गिवन 25%। तो मेरा तो बॉल पार्क यही है। मैं तो अराउंड 20% ही एक्सपेक्ट करता हूँ। और वैसी बेंचमार्क है नहीं, अपने आप में एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, अगर इसको समझे ना, इसको एशियन पेंट्स को, इट्स नॉट जस्ट अ पेंट कंपनी, इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। कैसे आपके पास फास्टेस्ट पेंट आए, कोई भी टर्न अराउंड टाइम इनका जितना फास्ट नहीं है, तो टेक्नोलॉजी पे खेलते हैं। सो दे आर वेरी मच वेरी एडवांस। ये कोई पेंट की कंपनी है कि नॉर्मल पेंट की दुकान खुली है कि आप जाएंगे पेंट ले लेंगे। आज भी किसी भी के पास जाए ना पेंट की बात करने, एशियन पेंट्स, बर्जर, नेरोलैक, 3 4 ब्रांड ही है और सबसे पहले एशियन पेंट्स का नाम आता है। तो दैट इज द रेपुटेशन विच एशियन पेंट्स हैज बिल्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो शेयर प्राइस अपने आप में, और बहुत बहुत बड़े PMS म्यूचुअल फंड्स की इसमें अच्छी खासी पोजीशन है। अगर आप देखना भी चाहें, यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे 52% होल्डिंग है। बाकी पब्लिक के पास है 920%। DIS भी इन्वेस्टेड है, LIC का स्टेक है इसमें, FIS इन्वेस्टेड है इसमें। तो इसमें काफी लोगों ने, रिटेल लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। प्लस इसका कैश फ्लो देखो, अब कैश फ्लो तो मतलब ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर, डोंट लुक एट द बॉटम फिगर। आपको अगर कैश फ्लो का भी एनालाइज करना है किसी कंपनी का, तो हमेशा उसके ऑपरेटिंग देखो आप। कि ऑपरेटिंग क्या, ऑपरेटिंग बेसिकली होता है कि बिजनेस फंडामेंटली कितने पैसे कमा के दे रहा है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़ रहा है। 15,000 लेवल हुआ यहाँ से, उसके बाद 211 थे, 2% दिए, 368 इन्वेस्टिंग हो रही है। इन्वेस्टिंग का मतलब है कंपनी अगर नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, मतलब कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट बना रही है, एक्सपेंशन की तरफ है। और इसको एक्सपैंड भी करके देखेंगे आप, ये फिक्स्ड एसेट परचेज 282 करोड़ की फिक्स्ड एसेट ये परचेज किए। एक और इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 140 की। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेची है 272 की, तभी पॉजिटिव है यहाँ पे। एंड देन अदर इन्वेस्टिंग आइटम में -500 है, ये एक नोट्स में देखना पड़ेगा। अदर ये फाइनेंसिंग में पेमेंट करी होगी, ये सबसे बड़ी पेमेंट है 499 की, डिविडेंड्स पे आउट की है 499। 203 की फाइनेंशियल एबिलिटी भी कम करी है। सो नेट नेट कंपनी का लास्ट 2492 है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसकी, अगर आप कैश पे बैठे हैं, अगर आपके पास कैश है, लमसम है, यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। कभी कभी अपॉर्चुनिटी साल साल नहीं आएगी, यू नेवर नो। बट आई एम नॉट सेइंग कोई बहुत जीनियस हूँ मैं, कोई बहुत स्मार्ट हूँ, बट सी स्टिल इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अब कई लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, रशिया यूक्रेन वॉर वाली। बिकॉज मेरे लिए तो खुद फर्स्ट टाइम था। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम देखा इस बारी कि यार उसमें, बिकॉज रिस्की तो होता ही है। आप सब देख रहे हो मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और नीचे ना चले जाए, और नीचे ना चले जाए, बिकॉज इट्स मनी यू आर प्लेइंग विद एंड इट्स योर ओन मनी। सो उसमें क्या होता है कि यू काइंड ऑफ बिकम रिस्की। बट एक बैक ऑफ द माइंड आई एम वेरी मच श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन एंड वेरी बुलिश ऑन इंडिया एंड प्रॉब्ली मेनी सेक्टर्स। सो इसमें आई वॉज श्योर कि जैसे कोई आएगा, आई वोंट बी हेसिस्टेंट। आई मेक श्योर आई एम नॉट गोइंग 100% इन। थोड़ा सा पहले डालूंगा, स्टिल लॉट टू लर्न, अभी तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ है। जस्ट सी हाउ थिंग्स प्ले आउट एंड देन आई गो इन द लॉन्ग रन कि इसको कैसे करना है आगे। तो मैंने तो इस पर एशियन पेंट्स पर डाला, थोड़ा समझ आ गया कि यार, बिकॉज इवन जब मैं थोड़ा भी इन्वेस्ट कर रहा था उसने पे आई वाज आल्सो पैनिक, यार अभी मार्केट्स में इवन गो डाउन। बट
एशियन पेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, दिस इज अ टेम्परेरी इवेंट, दिस वॉर इज टेम्परेरी इवेंट। एशियन पेंट से तो अपना बिजनेस करना है, अगर वो क्रूड ऑयल यहाँ से नहीं खरीदेगा कहीं और से ले लेगा, और जहाँ से वो क्रूड ऑयल लेगा बाकी कंपनीज का भी तो क्रूड ऑयल इफेक्ट हो रहा है पेंट्स में, तो अगर उसको महंगा पड़ेगा एशियन पेंट्स को, बाकी कंपनीज को भी महंगा पड़ेगा, नेचुरली वो बर्डन कस्टमर पे पास होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं शेयर प्राइस अपना बढ़ जाता है, बिकॉज आपकी अर्निंग ज़्यादा दिखने लग जाती है। इट्स नॉट बिकॉज आपका एक्चुअल सेल ज़्यादा हुआ है, बट जब 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए बिक रही है, जहाँ पे 10, अगर एक पेन 10 रुपए का है और 10 पेन बिक रहे हैं, 100 रुपए की कमाई, अगर ये मैं 15 कर दूँ तो 50 रुपए एक्स्ट्रा आ गया मेरे को बिना बात के, बिके मेरे 10 यूनिट ही। सिमिलरली अगर प्राइसिंग बढ़ जाता है शेयर प्राइस बढ़ जाता है, वो वेरी फंडामेंटल थिंग। तो मैंने वही कहा, मैंने तो उसमें प्ले आउट किया, सो ये ठीक ठाक चल गया मेरे साथ। एक मेरा टाटा पावर था, वो मैंने लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया था एट अ प्राइस ऑफ 80। अब उसमें आई मेड अ मिस्टेक टाटा पावर में, वो मैं क्या मिस्टेक करी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, बट इन दिस वीडियो ऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर इसकी एसआईपी और लमसम करें म्यूचुअल फंड्स में, वो डिसाइड करो आप खुद कि अगर तो आपको नॉलेज है, अगर तो आपके पास कैश है और आपको इक्विटीज में घुसना है, तो डिसाइड करो म्यूचुअल फंड में जाना है कि पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है, स्टॉक में जाना है। नॉलेज है तो जाओ सेक्टर में, एंड डोंट वेट फॉर द रिटर्न्स इन इमीडिएट पीरियड, बैठे रहो। If you don't have knowledge but you have a general overview, pick a good fund. That is going to give a good performance. 15% तो देगा ही देगा, 12-15% तो आएगा ही आएगा, just take that, बॉल पार्क लेके चलो, 12% तो आपको देगा ही देगा। 15 इज वेरी गुड म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड का कैपिटल बढ़ जाता है, फंड मैनेजर इज ऑल्सो वेरी he has to just beat the benchmark or at least get the return which benchmark is giving, which is normally 12%। सो वो फंड मैनेजर उतना भी खेलेगा। कोई नया फंड पकड़ो, एनएफओस में मत करो इन्वेस्ट, एनएफओस का पकड़ नहीं होता, अभी आते हैं थोड़ा टाइम तो जो उनको परफॉर्म करने के लिए, तो मैं एनएफओस में नहीं करता, मैं आईपीओ में भी इन्वेस्ट नहीं करता। मैं तो पहले चीज़ देखता हूँ वो चीज़ है कैसी, उसके बाद ही बाय करो। एकदम से वो मैं कोई इमीडिएट गेन चाहिए ही नहीं है एनएफओ आईपीओ वाला, थोड़ा सा पहले परफॉर्मेंस देखेंगे फंडामेंटली फिर देख इन्वेस्ट करो। सो ये था, अगर तो ये तो था म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, या तो म्यूचुअल फंड्स में करो या डायरेक्ट स्टॉक में करो बेस्ड ऑन योर नॉलेज। कम अमाउंट है तो या तो एसआईपी कर लो म्यूचुअल फंड में, या एसआईपी कर लो स्टॉक्स में। तो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने एवरी मंथ, या तो मैं बैंक खरीदना शुरू कर दूंगा एवरी मंथ। मेरे को पता है भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये बैंक लेना है, ये मेरी कन्विक्शन है। ऐसे भी स्टॉक्स में भी होता है, वो भी कर लो। या आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कहाँ पे डालें, अब ऐसे म्यूचुअल फंड में कर लो। आपने 10,000 मंथ देना, आपने तो 1,20,000 दे दिया पर एनम। अब वो 15% कमाए, 12% कमाए, 18% कमाए, वो तो अब डिपेंड करते हैं आपकी नॉलेज कितनी है। आप एस आई पी इन स्टॉक्स कभी भी शुरू कर सकते हो, अभी आपको लग रहा है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, एस आई पी इन म्यूचुअल फंड करो और फिर उसको ट्रैक करो। एवरी डे ट्रैक मत करो, एवरी मंथ ट्रैक मत करो, बट एटलीस्ट उसको हाफ ईयरली या क्वार्टरली ट्रैक तो करो कि मेरी परफॉर्मेंस आगे से रही है, क्या मैंने जो डिसीजन अभी लिया सही है गलत है। अगर आप स्टॉक्स में करते हो उसको तो मेरे ख्याल आपको ट्रैक कर लेना चाहिए क्वार्टरली, उसको हाफ ईयरली नहीं, मैं कहूँगा क्वार्टरली ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। आप डेली न्यूज़ अगर फॉलो नहीं करते, एटलीस्ट हर 15 दिन में अपने स्टॉक्स की न्यूज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि यार, या एवरी मंथली, वैसे तो डेली पता होना चाहिए, बट अगर आप ज़्यादा नहीं करते 15 दिन में 20 दिन में आपको पता तो हो कि मेरा स्टॉक परफॉर्म कैसे कर रहा है, क्या न्यूज़ है ये इसके बारे में। फंडामेंटल न्यूज़, कोई डिटेल में नहीं जाना, फंडामेंटल। फिर कंपनी ने कोई डिविडेंड दे दिया, ये दिया हुई है, फंडामेंटल न्यूज़ देखो, कंपनी कुछ गलत तो नहीं चल रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, कोई केस तो नहीं हो गया, कोई पेनल्टी तो नहीं पड़ेगी, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं है, शॉर्ट टर्म तो भूल जाओ, शॉर्ट टर्म तो वो खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से शेयर एकदम से गिर जाएगा। सो वो चीज़ें देखे अगर आप करेंगे तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स और एस आई पी में काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या करना है। बाकी टाटा पावर का जो मेरा किस्सा है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।